Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello बच्चों, कैसे हैं आप सब? I hope you're all doing great. तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर 9, जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट. अब ये जो वर्ड है ना हेरिटेज, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है विरासत. समझ रहे हो? वो सारा खजाना जो हमें हमारे पास से, हमारे एंसेस्टर्स से मिला है. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इस विरासत को, इस अनमोल खजाने को मैनेज यानी संभाला कैसे जाता है. और हाँ, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं. अच्छा बच्चों, एक सवाल है आपसे. जरा सोचिए इस बारे में. हम सब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट? पर ये जो सारी कहानियां हैं, अजीबोगरीब फैक्ट्स हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब हम तक पहुंचते कैसे हैं? I mean, how is all this stuff preserved for hundreds, कभी-कभी तो thousands of years? सोचा है कभी? Well, इसी कैसे का जवाब है हमारा आज का टॉपिक, हेरिटेज मैनेजमेंट. यही वो पूरा प्रोसेस है जिससे हमारी हिस्ट्री को, हमारी विरासत को जिंदा रखा जाता है. देखिए, हेरिटेज मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं है बच्चों. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पास्ट को संभाल कर रखें. और ये काम प्रोफेशनली कौन करता है? इंस्टीट्यूट्स जैसे कि लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और आर्काइव्स. ये हमारी विरासत को कंजर्व यानी संरक्षित और प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी अपनी हिस्ट्री को अच्छे से जान सकें. अच्छा, चलिए एक गेम खेलते हैं. अगर हम हिस्ट्री को एक मिस्ट्री समझ लें, तो हिस्टोरियंस क्या हुए? बिल्कुल सही, डिटेक्टिव्स. और उनके क्लूज क्या होते हैं? उनके क्लूज होते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस. और इन्हीं सोर्सेस को कलेक्ट करना, उनको समझना और फिर उन्हें संभाल कर रखना, ये कोई आम काम नहीं है. इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और काफी स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले आते हैं ओरल सोर्सेस. ओरल मतलब मौखिक. ये वो हिस्ट्री है जो कभी लिखी नहीं गई, बल्कि सिर्फ सुनी और सुनाई गई है. बिल्कुल वैसे जैसे हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती हैं, है ना? फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत और फोक टेल्स यानी लोक कथाएं. ये सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बस बोलकर ही पास ऑन होती रहती हैं. हमें लोकगीतों और कहानियों को कलेक्ट करना ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है. ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है. पहले इनको कलेक्ट करना होता है, फिर कंपाइल यानी एक साथ इकट्ठा करना, और फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना. और इस काम के लिए ना स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है. आपको सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आप उस सोसाइटी को और उनकी कहानियों के पीछे जो गहरा मीनिंग है उसे अच्छे से समझ पाएं. ओके, नेक्स्ट है रिटन सोर्सेज. जैसा कि नाम से ही एकदम क्लियर है, ये हैं हमारे पास्ट के रिटन क्लूज. देखिए, एक तरफ हैं ये एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हमारी हिस्ट्री का कितना अनमोल खजाना है ये. और दूसरी तरफ एक रिसर्चर इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़कर हिस्ट्री को डिकोड कर रहा है. ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में हिस्ट्री नहीं है, इन्हें समझने के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो आखिर इन रिटन सोर्सेज के साथ किया क्या जाता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. पहला स्टेप, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना. फिर उनकी एक स्पेशल केमिकल क्लीनिंग होती है ताकि वो सालों साल खराब ना हो. इसके बाद एक एक्सपर्ट ये पता लगाता है कि ये डॉक्यूमेंट हिस्ट्री के लिए आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है. और आखिर में कुछ खास डॉक्यूमेंट्स को म्यूजियम में एग्जिबिट किया जाता है, यानी डिस्प्ले किया जाता है, ताकि हम सब उन्हें देख सकें. और हाँ, ये सब काम करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए ना, वो भी बहुत स्पेसिफिक होती है. ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा. आपको पुरानी स्क्रिप्ट्स यानी लिपियां, जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट, पर्शियन, ये सब पढ़नी आनी चाहिए. बच्चों, आप खुद सोचो, अगर आपको मोदी स्क्रिप्ट पढ़नी ही नहीं आती, तो आप मराठा हिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे समझोगे? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? इसीलिए दैट्स वाई दिस ट्रेनिंग इज सो वाइटल. और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने में कैसा पेपर यूज होता था, कैसी इंक होती थी, आर्ट स्टाइल्स क्या थे, सोसाइटी कैसी थी, इन सब चीजों का भी पूरा नॉलेज होना जरूरी है. अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप के क्लू पर, और वो हैं मटेरियल सोर्सेज. ये हैं वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट. जैसे पुराने सिक्के हो गए, मिट्टी के बर्तन हैं, या कुछ औजार. जरा देखिए कैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट जमीन से इन आर्टिफैक्ट्स को कितनी केयरफुली निकाल रहा है, और फिर उन्हें स्टडी के लिए टेबल पर अरेंज किया जाता है. मटेरियल सोर्सेज का काम भी बहुत डिटेल ओरिएंटेड होता है. इन्हें कलेक्ट करना, फिर अच्छे से साफ करना, उन्हें डेट और टाइप के हिसाब से क्लासिफाई करना, और पता है, कभी कभी इनके रेप्लिकास यानी सेम टू सेम मॉडल्स भी बनाने पड़ते हैं. और इसके लिए आपको आर्कियोलॉजी की डीप नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और सही कंजर्वेशन केमिकल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है.
तो अब जब हमने तीनों तरह के सोर्सेस को अच्छे से समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि ये आखिर रखे कहाँ जाते हैं। हम चलते हैं एक वर्चुअल टूर पर, अ टूर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस म्यूजियम्स, दुनिया के सबसे बड़े खजाने। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट विद सम फेमस इंटरनेशनल एग्जांपल्स। हमारा पहला स्टॉप है पेरिस, फ्रांस, और यह है द वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम। ये 18th सेंचुरी में बना था और यहाँ रखी है दुनिया की शायद सबसे फेमस पेंटिंग, द मोनालिसा, जिसे बनाया था महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने। वो उस वक्त के किंग फ्रांसिस द फर्स्ट के लिए काम करते थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बच्चों, और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो लूव्र म्यूजियम में आखिर कितनी चीजें हैं? मोर देन 3,80,000। सोचो कितना बड़ा कलेक्शन है। और इस कलेक्शन को इतना बड़ा बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेपोलियन बोनेपार्ट का। वो अपनी जीत के बाद अलग अलग देशों से अनमोल चीजें लाकर इस म्यूजियम में रखते थे। चलिए अब पेरिस से चलते हैं लंदन। यहाँ है द ब्रिटिश म्यूजियम, और ये भी 18th सेंचुरी में ही बना था। पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, सर हैंस स्लोन। उन्होंने अपना पूरा कलेक्शन, जिसमें 71,000 से ज्यादा चीजें थी, बुक्स, पिक्चर्स, प्लांट्स, सब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज II को दे दिया, और बस वहीं से इस म्यूजियम की नींव रखी गई। और आज द ब्रिटिश म्यूजियम में है 80 लाख ऑब्जेक्ट्स। 80 लाख! कैन यू इवन इमेजिन? ये एक स्टैगरिंग नंबर है। ये कलेक्शन टाइम के साथ और भी बड़ा होता गया, खासकर उन आर्टिफैक्ट से जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में अलग अलग देशों से यहां लाए गए थे। वर्ल्ड टूर तो अच्छा था, पर अब घर वापस आने का टाइम है। लेट्स कम बैक टू इंडिया। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के इनक्रेडिबल म्यूजियम्स को, हमारी अपनी अनमोल विरासत। हमारे देश में भी म्यूजियम्स की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। ओके बच्चों, अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये टाइमलाइन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल ध्यान से नोट करना। तो इंडिया का सबसे पहला म्यूजियम कौन सा था? ये था इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, जो बना था 1814 CE में। गॉट इट। उसके बाद सेकेंड म्यूजियम बना गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में, साल था 1851 CE। और फिर हमारी आज़ादी के बाद 1949 CE में दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ नेशनल म्यूजियम। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, ये डेट्स, इनके नेम्स और इनकी लोकेशंस मैच द पेयर्स वाले क्वेश्चन के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मुंबई की इस खूबसूरत बिल्डिंग की। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसकी नींव 1905 में रखी गई थी प्रिंस ऑफ वेल्स के इंडिया विजिट को यादगार बनाने के लिए। इसलिए इसका पुराना नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। बाद में 1998 में इसका नाम बदलकर महान मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया। म्यूजियम्स के बाद चलिए अब चलते हैं ज्ञान के भंडार की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है लाइब्रेरीज, द कीपर्स ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरीज क्या है? दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। और आज के डिजिटल जमाने में ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हैं। जैसे अब आप घर बैठे बैठे लाइब्रेरी का ऑनलाइन कैटलॉग चेक कर सकते हैं। ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम से ही तो पॉसिबल हुआ है। जरा देखिए, एक तरफ है एंशिएंट अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, जो इजिप्ट में थी, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब। और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न लाइब्रेरी, जहां सारी रिसर्च कंप्यूटर्स पर हो रही है। पता है, दुनिया की कुछ सबसे पुरानी लाइब्रेरीज थी मेसोपोटामिया में अशुरबनेपाल की लाइब्रेरी, हमारे इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और ऑफ कोर्स अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। इंडिया में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। एक खास मेंशन है सरस्वती महाल ग्रंथालय का, जो थंजावुर तमिलनाडु में है। इसे 16-17 सेंचुरी में नायक डायनेस्टी ने बनवाया। फिर व्यंकोजीराजे भोसले और उनके सक्सेसर्स ने इसे और एक्सपैंड किया, पर इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सरफोजीराजे भोसले का। इसके अलावा कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, और मुंबई में लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हमारा फाइनल स्टॉप है आर्काइव्स। अब आप सोचेंगे लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में क्या फर्क है? सिंपल, आर्काइव्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नो कॉपीज, नो प्रिंट्स, द रियल डील। इसलिए आर्काइव्स में मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स को हिस्ट्री का सबसे रिलायबल यानी विश्वसनीय सोर्स माना जाता है। ये देखिए, एक आर्काइव अंदर से ऐसा दिखता है। बॉक्सेस और फाइल्स में हमारी हिस्ट्री ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल सेफ है। इंडिया का जो मेन आर्काइव है वो है द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसे 1891 CE में कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से शुरू किया गया था। फिर 1911 में ये दिल्ली शिफ्ट हो गया, और फाइनली 1998 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑनरेबल KR नारायणन ने इसे आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया।
नेशनल आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स को 4 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी हैं वो? पब्लिक रिकॉर्ड्स यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ओरिएंटल स्टडीज यानी ईस्टर्न कल्चर्स पर जो रिसर्च मटेरियल होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट रिकॉर्ड्स। और यहाँ आपको इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू और यहाँ तक कि मोदी स्क्रिप्ट जैसे कई लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो जैसे एक नेशनल आर्काइव्स हैं, वैसे ही हर स्टेट के अपने अपने आर्काइव्स भी होते हैं। हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स की ब्रांचेस कहाँ हैं? देखिए, मुंबई में है, पुणे में है, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में। अब बच्चों सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये पॉइंट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सुन रहे हैं ना? जो पुणे वाली ब्रांच है ना, वहां पर मराठा हिस्ट्री से जुड़े लगभग 5 करोड़, यस यू हर्ड दैट राइट, 5 करोड़ मोदी स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और इन्हें एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, पेशवा दफ्तर। ये फैक्ट आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक क्विक माइंड मैप रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया हेरिटेज मैनेजमेंट से, फिर हमने देखे 3 तरह के सोर्सेज, ओरल, रिटन एंड मटेरियल। इन्हें प्रिजर्व करने वाले इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? म्यूजियम्स, वर्ल्ड और इंडिया वाले, लाइब्रेरीज, एंशिएंट और मॉडर्न, और आखिर में आर्काइव्स, नेशनल और स्टेट। ये माइंड मैप आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बच्चों, अब आप जानते हैं कि हमारी विरासत को प्रिजर्व करने में, संभालने में कितनी मेहनत और स्किल लगती है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने आसपास की हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर कुछ ना लिखना। सोचेगा जरूर। कीप स्टडिंग हार्ड, आपके एग्जाम्स नजदीक हैं, एंड आई नो यू ऑल विल डू ग्रेट। बेस्ट ऑफ लक। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.